हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी बढ़िया होंगे। आज अपना टैक्सेशन का पेपर हुआ है और इसके काफ़ी स्टूडेंट के मेरे पास कॉल थे, मैसेज थे कि सर इसके क्या एमसीक्यू होंगे, किस तरह से इनके सॉल्यूशन होंगे। तो स्टूडेंट, आज मैं ये सी इंस्टीट्यूट का जो पेपर है इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। मोस्टली क्वेश्चंस मैंने सारे सॉल्व कर लिए हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं एमसीक्यू के। आंसर मेरे हिसाब से जो जो आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं और आप भी उससे टैली कर लेना। काफी कुछ आपके जो सॉल्यूशन है पूरे के पूरे आपके मेरे हिसाब से आपके भी मैच हो जाएंगे। अपन देख रहे हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है मैंने आपको बताया था कि कैपिटल गेन में चेंजेज आया है। तो ये चेंजेज आया है, तो ऐसे केस के अंदर जो चेंजेज आता है एग्जाम में उसका क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो पहला क्वेश्चन उसी का ही पूछा होता है कि यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करने से। तो मैंने आपको बताया था टोटल इनकम में तो आपको विदाउट इंडेक्स ही यूज करना होता है, टोटल इनकम में तो विदाउट इंडेक्स ही यूज करना होता है। और जब आप टैक्स की कंपटीशन करोगे तो जो मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन होता है लैंड एंड बिल्डिंग के केस में अपन ले सकते हैं, बाकी के और किसी भी असेट्स के लिए नहीं मिलेगा 23 जुलाई 2024 के बाद। तो यही इसमें था। इसने ट्रांसफर किया है 31 अगस्त 2024 को। तो ऐसे केस के अंदर इसने सेल किया है, देखो मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है 60 लाख में और उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रहा है 45 लाख। तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है विदाउट इंडेक्स 15 लाख। तो टोटल इनकम में तो ही जाएगा। अब ये कह रहा है 15 लाख आपके आ रहा है, तो क्या 54 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा? इसने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करता है तो 54 का एग्जेम्पशन मिलता है। इसने रेजिडेंशियल प्लॉट परचेज किया लेकिन अभी तक उसने इस पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया, तो इसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो पहले का आंसर यही था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15 लाख, लेकिन इस पे कोई एग्जेम्पशन उससे अवेलेबल नहीं होगा। देन सेकंड स्टूडेंट ये आपसे पूछ रहा है कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ मिस्टर गोपाल। तो देखो हाउस प्रॉपर्टी के केस में इसको एरियर मिल रहा है और ये एरियर मिल रहा है 75,000 का। तो उस पे आपको मैंने कहा हाउस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम आती है फ्लैट 30% डिडक्शन देने के बाद टैक्सेबल होती है। तो ये 30% डिडक्शन दे दो 75,000 में, तो 52,500 इसका आंसर आ जाएगा डी, जो कि आपका होना चाहिए। Assuming Mr. Gopal has no other income, his total tax liability shall be। तो देखो अब टोटल टैक्स लायबिलिटी में अपन देखते हैं कि यदि 15 लाख की इनकम लेते हैं तो इसमें 12.5% के रेट से टैक्स निकालेंगे, जो कि ज्यादा आएगा। और यदि मैं इंडेक्स यूज कर रहा हूं तो इंडेक्स यूज कर रहा हूं तो ऐसे केस के अंदर स्टूडेंट इंडेक्स के केस में मुझे यहां पर बेनिफिट हो रहा है कॉस्ट का। तो इंडेक्स कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल कम आ रहा है, तो मैं वो 20% रेट भी लेकर रहा हूं, 20% भी टैक्स रेट ले रहा हूं, तो मेरा टैक्स कम बन रहा है। जो मेरी दूसरी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की 52,500 वहां से लिया, 30,000 का इसको रेंटल इनकम आ रहा है लैंड का अदर सोर्सेस में, तो वो हुआ 82,500 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। तो नॉर्मल इनकम को बेसिक एग्जेम्पशन देने के बाद जो बच गई उसको बोलेंगे अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को मैं एडजस्ट कर जाऊंगा किसके साथ? यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। तो स्टूडेंट एडजस्ट करते ही यहां पर जो अब बचा हुआ कैपिटल गेन में बचा हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर 20% की रेट निकालेंगे, तो ये टैक्स आ जाएगा 1,25,900 और स्टूडेंट इस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे तो ये जगह 5,036, तो 1,30,940 इस केस में आपका टैक्स आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1,940, यानी ए आंसर इसका करेक्ट है। इसके बाद अपन केस सिनेरियो 2 पे आते हैं, जिसके अंदर ही कह रहा है कि आपकी इनकम है 35 एडी वाले बिजनेस की 6 लाख, यहां लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ एक्टिविटी आ रहा है जो कि स्पेकुलेटिव हो गया 50,000 और जो कम्युनिटी ऑफ डेरिवेटिव मार्केट है 75,000। तो ये 75,000 का बिजनेस का लॉस ये आपके डेरिवेटिव है तो बिजनेस के साथ एडजस्ट हो सकता है। इसके बाद इसने लोन लिया है 40 लाख का, तो ये आपका एडजस्टमेंट बहुत अच्छा दिया गया है, इसके अंदर टैक्स प्लानिंग को कवर कर रहा है। इसके बाद लॉस फ्रॉम बेटिंग ऑन हॉर्सेस, बेटिंग यानी कैजुअल हो गई हाउस पर, नॉट विनिंग फ्रॉम, दिस आर विनिंग फ्रॉम हाउस हॉर्सेस करते थे ना, तो ये कैजुअल वाला पार्ट है, तो ये कहीं सेटअप नहीं होगा, इसको इग्नोर करना है। तो इसके हिसाब से अपन कैलकुलेशन करेंगे कि व्हाट शैल बी द ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम आप देखोगे तो इसमें 3,25,000 ये अपने दिखाई दे रही है, इसको आप यूज कर सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट कंप्यूट द टोटल इनकम मिस्टर सत्या फॉर द असेसमेंट ईयर। तो देखो यहां मैंने कहा फिर टैक्स प्लानिंग की बात की और इसने घुमा के पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया है
कि आपके आंसर रहेगा 61,000। क्या रहेगा? 61,000 इस केस में इसका आंसर आ जाएगा। तो 61,000 इस केस में इसका आंसर रहेगा। कैसे? 6 लाख की इनकम में से जो डेरिवेटिव कमोडिटीज का है नॉर्मल बिजनेस की तरह डील करते हुए आप लेस करोगे तो ये 5,25,000 आ जाएगा। अब हमें रिवर्स कैलकुलेशन टैक्स बेनिफिट लेने के लिए इंटरेस्ट का करना है। तो देखो, एक तो रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन कर रहा है तो 1.5 लाख तो इसका मिल जाएगा एटीसी का, और 80 में 1.5 लाख और मिल जाएगा। आपको पता है कि अपन वहां पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए बुक करते हैं तो 150 यहां बुक हो जाएगा, 150 इधर 150 इधर, टोटल 3 लाख का एडजस्टमेंट मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप देखो 150 ले लिया तो 440 टोटल इंटरेस्ट था, उसमें से 150 80 में बुक कर लिए, तो ऐसे केस में यहां पर अब बचा कितना 290, और ये एडजस्ट करने के बाद आपके लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है 1,64,000, क्योंकि अब आपको पता है ओल्ड स्कीम में आप इंटर हेड मैक्सिमम 2 लाख तक कर सकते हो। यदि मैं पहले 2 लाख कर लूंगा तो वो लॉस भी बेकार जाएगा, इंटर हेड भी मैक्सिमम 2 लाख तक हो पाएगा। तो ऐसे केस के अंदर मैं मोस्ट बेनिफिशियल लेने के लिए पहले 80 कवर करूंगा और उसके बाद बचे को एडजस्ट करते हुए मेरी इनकम आ जाएगी 61,000। तो ये चीज इस केस में आपके बता रहा है स्टूडेंट। इसके बाद अपन बात करते हैं यहां पर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, जैसे अपन कौन से लॉस को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स जो कि स्पेकुलेटिव मानेंगे तो 4 साल के लिए इसको कैरी ऑन कर जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट अपने यहां पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर आपके आ रहा है टीसीएस का, और पेन का टीडीएस टीसीएस वैसे एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो टीसीएस का है जो कि अपन फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं पैसे को। तो ये आपके ट्रेवल्स के लिए अमाउंट भेज रहा है, तो पहले 7 लाख तक तो लगेगा 5%, फर्स्ट 5, और उसके बाद 7 लाख के ऊपर टीडीएस की रेट होगी 20%। तो पहले अमाउंट पे आ गया 4 लाख, 7 लाख के अंदर है 5% लगाया तो 20,000, ओके। एंड देन फिर 7 लाख तक तो बचा 3 लाख के अंदर लगा दीजिएगा आप 5% यानी 15,000, और 9 लाख का टोटल रेमिटेंस किया है तो उसमें से 7 लाख पे लगा चुका हूं, तो बचा कितना 2 लाख का 20% 40,000, तो 55 प्लस 40 55,000। तो आंसर इज द सी अगेन, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट मैं बात करता हूं यहां पर कि अनएक्सप्लेन मनी, मैंने आपको काफी बार बता रखा है अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन मनी, इनमें कोई खर्चे की छूट नहीं मिलती, कोई बेसिक एक्सपेंशन मिलती, कोई डिडक्शन नहीं मिलती। फ्लैट आपको टैक्स देना होता है 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 4% हेल्थ एंड इंश्योरेंस। तो इफेक्टिव रेट आती है स्टूडेंट 78%। तो 78% से मैंने आपको बता रखा है क्लास के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, तो ये इफेक्टिव रेट हो जाएगा 78%, तो 23,40,000 का टैक्स इसमें आपके आ जाएगा। तो ये आपका ये भी हो जाएगा। ऐसे अब स्टूडेंट अपन आते हैं जीएसटी में। जीएसटी के भी अब आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे गए हैं। तो इसमें सबसे पहला पूछ रहा है देखो आपके अमाउंट ऑफ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई। तो आउटवर्ड सप्लाई दो ही दिखाई दे रही है, एक तो 345 और 225 संदीप के लिए दिखाई दे रही है। तो ये आपके यहां पर 5,70,000 इसमें आंसर आ जाएगा। इसके बाद अमाउंट ऑफ विच संदीप इज रिक्वायर्ड टू पे आरसीएम। देखो आरसीएम के अंदर आपको दिखा रहा है ये अमाउंट, लेकिन ये किसके लिए होता है, बॉडी कॉर्पोरेट से लेता है तो प्रोवाइडर, तो आरसीएम उस पर एप्लीकेबल होता है रजिस्टर्ड पर्सन पे। लेकिन यहां पर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट की बात हो रही है, तो ऐसे केस में यहां पर ये एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, तो ये आ जाएगा यहां पर आरसीएम की लायबिलिटी 0, आंसर इज 0। टोटल टैक्स पेबल कितना हो जाएगा, तो इसके हिसाब से अपन अब कैलकुलेशन करते हैं। तो टोटल टैक्स पेबल इन कैश, यदि आरसीएम कुछ से भी अपन बात करें तो आरसीएम तक तो है ही नहीं, तो यहाँ 5,70,000 का 18% निकाला, आउटवर्ड सप्लाई हो गया, और जो इसने इनवर्ड सप्लाई ली गई है वो है यहाँ पर 50,000, तो दिस वन 35 ये, तो टोटल इनवर्ड सप्लाई हो गई 85,000 की, तो 8550 प्लस 35 85,000 हो गया। तो ऐसे केस के अंदर यहां पर ये अमाउंट लेस कर दीजिएगा, तो लेस करने के बाद आएगा 87,300, तो आंसर हो गया आपका डी। इसके बाद स्टूडेंट आगे अपन बात करें आगे के सिनेरियोस पे। देखो यहां पर ये आपके इनवॉइस टैक्स इनवॉइस से रिगार्डिंग है, और जब आपको मैंने बताया कि टैक्स इनवॉइस में कंटिन्यूस सप्लाई और सर्विसेज के अंदर इनवॉइस किस तरह से इशू करेंगे, तो जितना आपके सर्विस कंप्लीट हुआ, क्योंकि यहाँ डिस्प्यूट था, तो 2 लाख की जगह उसने 60% ही कंप्लीट कराया, तो इनवॉइस भी वो 60% का ही माने, तो 60% कितना होगा, 2 लाख का 60% 120,
और कब इशू किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा आपके 31 मार्च 2024। आंसर इसका आ जाएगा 31 मार्च 2024। इसके बाद स्टूडेंट आ रहा है कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड टू केरला टू ये आ रहा है। तो इस केस में आपको मैंने कहा ई वे बिल में सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर लेते हैं, एग्जम्प्टेड नहीं लेते। तो जो एग्जम्प्टेड टर्नओवर है उसको हटा दीजिएगा, बचा टैक्सेबल टर्नओवर 45,000। लेकिन इसमें कंसाइनमेंट मैंने कहा इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, मैंने काफी हाईलाइट किया था, इस पहली बार जीएसटी के अंदर इंक्लूसिव वर्ड होता है जब कैलकुलेशन देख रहे हैं, तो वो है ई वे बिल। ई वे बिल में जीएसटी इंक्लूड कर दो, 12% की रेट है, तो ये ऐड करने के बाद आ जाएगा 5,400, तो ये जगह 50,400 का अमाउंट आपका जाएगा। तो आंसर इज द डी, आंसर इज डी 50,400। फिर आ रहा है आपके कैश बैलेंस में कितना लेजर में रिफ्लेक्ट होगा, तो देखो 260 की लायबिलिटी है, इनपुट पड़ा हुआ है अपने पास, यहां पर 260, तो एडजस्ट करके 10,000 तो ये आ जाएगा। और इधर अपन आते हैं कैश लेजर में 70,000 का लेजर है, जिसमें 50,000 तो गलत रिफंड आया, लौटाना पड़ेगा, इंटरेस्ट और लिया उस पर वो भी लौटाना पड़ेगा, तो उसको हटाने के बाद आ जाएगा 18,900 का आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद डीसीए मैंने कहा डेल क्रेडिट एजेंट की अपन बात कर रहे थे, तो यहां पर डेल क्रेडिट एजेंट के केस में मैंने आपको बताया था कि ये प्रिंसिपल के बिहाफ पर आपके क्या करता है, पोटेंशियल कस्टमर को लाके प्रिंसिपल को देता है। यदि बायर यहां पर पेमेंट करने में फेल हो जाता है तो खुद वो पेमेंट करता है, और जो पेमेंट करता है तो उस पर इंटरेस्ट लेता है, वो भी उसकी वैल्यू सप्लाई में ऐड हो जाएगा। लेकिन खुद के लिए इंटरेस्ट लेता है तो वो इस केस में पार्ट बनेगा। तो यहां पर एक तो उसने क्या किया है कि आपके सप्लाई करी है, खुद के नाम से करा है ऑन नेम, तो वो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी के लिए उसकी सप्लाई बनेगी 220। जो उदय लिमिटेड के नाम से कर रहा है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं है, दूसरे के नाम से इन्वॉइस इशू कर रहा है, खुद के नाम से इशू कर रहा है, वो इसमें आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट अपन बात करें यहां पर, इसने इंटरेस्ट लिया, जो इंटरेस्ट अर्न कस्टमर फॉर एएसटी, जो खुद के नाम से इशू कर रहा है उस इनवॉइस पे वो इंटरेस्ट लेगा, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट इस केस में बन जाएगा। तो वो इसमें ऐड हो गया 242, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा, आउटपुट सप्लाई। और इसके बाद इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम कस्टमर उदय एंटरप्राइज, जो वो इसके लिए पार्ट नहीं बनेगा, वो उसके लिए एग्जम्पशन का पार्ट आ जाएगा। तो ये इस केस में कवर होते हुए आपको बता रहा है। एंड देन यहां पर आ रहा है एग्रीगेट टर्न ऑफ टेक्नो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ए रजिस्टर्ड पर्सन 800 करोड़ है। लेकिन ये क्या बात कर रहा है, किसके लिए, यहां पर क्यूआर कोड की बात कर रहा है, क्यूआर नॉट डायनामिक क्यूआर कोड, दिस द ओनली यूज क्यूआर कोड, ओनली यूज क्यूआर कोड। तो एक तरफ से ई इनवॉइसिंग के केस के साथ अपन बात करते हैं, वो B2B के अंदर ई इनवॉइसिंग की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, क्यूआर कोड इज रिक्वायर्ड टू इशू B2B सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई में होती है। और मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी जीएसटी नंबर लेती है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्यों लेती है, सामने वाले का टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, तो वो भी रजिस्टर्ड पर्सन मानी जाती है, रजिस्टर्ड पर्सन मानी जाती है। तो ऐसे केस के अंदर वहां पर ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट आती है, तो ये क्यूआर कोड की बात कर रहा है, बट नॉट B2C सप्लाई के लिए आपको पता है हम डायनामिक क्यूआर कोड इशू करते हैं, तो ये क्यूआर कोड की बात कर रहा है। तो ऐसे केस के अंदर इसका आंसर हो जाएगा बी अप्रॉक्स। तो इस तरह से स्टूडेंट जितने भी आपके एमसीक्यूज थे मैंने आपको बहुत इजीली गो थ्रू करा दिए गए हैं कि कौन कौन से आंसर आपके इनके आने चाहिए, और मैंने अच्छे से आपको इनको यहां पर प्रेजेंट कर दिया। तो स्टूडेंट आपने अपने आंसर इसके साथ टैली कर लीजिएगा, बाकी का आप अगले पेपर की अच्छे से तैयारी करो, सावधानी पूरी रखी गई है करने में, लेकिन जितने भी हैं मोस्टली आपके सही मैंने पूरे के पूरे आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आगे के एग्जाम के पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।